दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चार चैप्टर जो कि हिंदी मीडियम क्लास 12th आरबीएससी का है उसको कंप्लीट कर लिया है। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आज की क्लास में हम लोग फिफ्थ चैप्टर, पांचवें चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है सांतत्य और अवकलनीयता, माने कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ये जो पांचवा चैप्टर है, आज की क्लास में इस पांचवें चैप्टर को भी हम लोग वन शॉट के माध्यम से, मतलब एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट देख लेंगे तो इस चैप्टर में पूरे 8 नंबर का ये चैप्टर है, कंप्लीट आपके 8 नंबर आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो के थंबनेल में आपके पास लिखा हुआ है पूरा वीडियो देख लो, 8 नंबर पक्का है, 8 मार्क्स पक्का हो जाएगा अगर आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखते हैं तो। अब हमने क्लास को भी इस तरह से डिजाइन किया है कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हो। साथ में वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, 5-6 घंटे की वीडियो नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। मतलब 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी, 2 से ढाई घंटे आप पूरा कंप्लीट इसको देख लेंगे। मान लीजिए आपको एक साथ देखने का टाइम नहीं मिलता है तो टुकड़े टुकड़े में एक बार 1 घंटा देखा, फिर अगली बार 1 घंटा देखा, फिर आधा घंटा अगर और बचा उसमें आपने देखा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता मत करिए आप। इस पूरी क्लास के पैनल की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जुड़ जाइए, पूरी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो एक बार पूरी क्लास देखिए ढंग से और उसके बाद उस पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ को आप पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको इस चैप्टर में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथियों इस चैप्टर के बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम लोग जस्ट इंटीग्रेशन के वन शॉट वीडियो को लेकर आएंगे बहुत जल्दी। और इंटीग्रेशन को इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का वही चैप्टर है। तो इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन से पहले कराना पॉसिबल नहीं था। जब आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन लाए हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन को लेकर आएंगे। और बाकी बचे हुए भी चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा सके। तो मेरी गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग पांचवा, ये है कितने नंबर का। तो मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना पांचवा, ये पूरा चैप्टर आपके पास, पांचवा चैप्टर पूरा 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का है पूरा चैप्टर। इस 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आएगा, माने रिक्त स्थान की पूर्ति का, और 2 मार्क्स के आएंगे टोटल 3 क्वेश्चन जो लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं। और इस प्रकार से आपके एग्जाम में 8 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो क्वेश्चन की संख्या है और ब्रैकेट से बाहर लिखा गया वो क्वेश्चन नंबर है। सोचो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 3 क्वेश्चन 6 का, और ये 7 और एक 8, तो टोटल 8 नंबर का है। यानी इस चैप्टर से बहुत बड़े क्वेश्चन आने वाले नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लघुतरात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लास आप देखिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये बात आपको डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर को ही इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ब्लूप्रिंट और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको एग्जाम की जरूरत है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत है, जो कि जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं अब हम लोग। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, सातत्यता क्या होती है। तो सातत्यता की डेफिनेशन ये होती है कि कोई फलन सातत्य फलन तब होगा जब उसका ग्राफ कंटिन्यू बने, माने ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया किसी फलन एफ एक्स बराबर, आपसे कहा गया कि साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो आप कहेंगे जी साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं।
अब साइन एक्स का ये हमने ग्राफ, अब इसके ऊपर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आइए साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना मेरे दोस्त, वो कुछ इस तरह का बनता है और आगे भी इसी तरीके से चलता जाएगा। तो क्या मुझे इस ग्राफ को बनाने के लिए, कहीं पेन उठाना पड़ा क्या? डायरेक्ट मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूँ, कहीं ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यानी ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फलन है। कैसा है? कंटिन्यूअस है, माने सातत्य फलन है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आप एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आपको मालूम है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ मालूम है? फिर ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ कुछ हद तक ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। तो क्या ये ग्राफ कहीं से भी ब्रेक हुआ? कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, लगातार बना है ग्राफ, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की परिभाषा यही होती है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम बनाए और ग्राफ टूटे नहीं, लगातार बनता चला जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है दोस्तों कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस की बेसिक बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे है किसी फलन का किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी की जांच करना। तो मान लेते हैं कि कोई फलन है हमारे पास, मान लिया कोई फलन है हमारे पास y बराबर एफ एक्स, और इस y बराबर एफ एक्स का किसी बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूटी की जांच करना है, सातत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे? सातत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स x बराबर a पर संतत होगा यदि RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, माने x बराबर a पे फलन का मान, ये तीनों बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के साथ साथ इनके जो मान है वो परिमित भी होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू भी देनी चाहिए। परिमित मान अगर देते हैं तब जाके हम ये कह सकते हैं कि फलन जो हमारा है वो इस पॉइंट पर संतत होगा। देखिए इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है सातत्य होने की बात। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आरएचएल कैसे निकालते हैं? तो आरएचएल को मेरे दोस्त लिखने का तरीका होता है, आरएचएल को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ए प्लस माने जस्ट ए से बड़ा, या तो ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसी बात को लिखने का तरीका होता है लिमिट h में अगर जाओगे तो आप h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ऐसे लिखा जाएगा। और इसको जो सॉल्व करके आंसर लाएंगे वो हमारे पास RHL देगा। ठीक है, इसी तरीके से LHL कैसे निकालेंगे? तो LHL का हमारे पास जो तरीका है LHL निकालने का, वो है लिमिट x बराबर a पर निकालना है तो a माइनस एफ एक्स। ए माइनस का मतलब होता है जस्ट ए से पहले, ए से ठीक पहले वाला मान, और या फिर इसको लिखेंगे h की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। इस तरह से निकालेंगे RHL LHL। और अगर ये तीनों के दोनों मान बराबर होने के साथ साथ x बराबर a पर भी फलन का मान बराबर है, तब हम कहेंगे फलन कैसा है? कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे संतत है, अदरवाइज वो संतत नहीं है। बात एकदम समझ में आ गई। अब ये तो सर समझ में आ गया, असंतत फलन क्या होते हैं? असंतत फलन क्या होंगे? असंतत होने की क्या कंडीशन है? तो मेरे दोस्त असंतत होने की कंडीशन जो है ना, उस कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन है, वो असंतत की पहली कंडीशन तो यह है कि फलन में यदि ऐसा हो जाए कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, ये बराबर नहीं है, तब भी फलन असंतत होगा। तो एफ एक्स असंतत होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा हो जाए कि RHL और LHL तो बराबर हो, RHL और LHL तो बराबर हो, लेकिन
वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हम निकाल रहे हैं ना ये बराबर नहीं आए तब भी क्या होगा, तो भी एफ एक्स क्या रहेगा, असंतत रहेगा, माने कंटिन्यूअस नहीं होगा, असंतत होगा। इसी तरह से इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट, अगर मान लो आरएचएल या एलएचएल, या एलएचएल में से कोई एक ही अपरिमित आ जाए, अपरिमित का मतलब ये हुआ उस पॉइंट पे उसका मान ही ना निकले, अपरिमित हो तब भी एफ एक्स असंतत होगा। असंतत, तो ये कुछ बातें थी जो संतत और असंतत के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कोई फलन किसी पॉइंट पे संतत कब होगा, जब वो आरएचएल एलएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर देगा। सॉरी, संतत कब होगा, जब तीनों बराबर होंगे। और असंतत कब होगा, जब या तो आरएचएल एलएचएल बराबर ना हो, या ये दोनों बराबर होने के साथ साथ एक्स बराबर ए पे फलन का मान वो बराबर नहीं आए, या फिर तीसरा कंडीशन हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का भी मान अपरिमित आ जाए। किसी भी एक का मान अगर अपरिमित आ गया तो फलन कैसा होगा, असंतत होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। और अब हम आते हैं आगे हमारे पास कि कुछ संतत फलन होते हैं जो अपने प्रांत के अंदर हमेशा संतत होते हैं। हमेशा संतत फलन की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको काम आने वाले हैं कि जो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं उनको हम याद भी रखेंगे। कैसे, जैसे सबसे पहला एफ एक्स बराबर एक्स, ये कैसा फलन है, तो आप कहेंगे एफ एक्स बराबर एक्स होता है सर तत्समक फलन, का नाम होता है तत्समक फलन। और तत्समक फलन भी हमेशा संतत होते हैं, तो तत्समक फलन हमेशा संतत। फिर एफ एक्स बराबर के का मतलब कौन सा फलन हो गया, अचर फलन। अचर फलन भी हमेशा संतत होते हैं, अचर फलन भी हमेशा संतत होते हैं। इसी तरह से एफ एक्स बराबर ये जो सब कुछ तामझाम लिखा है ये बहुपद फलन है, और बहुपद फलन भी हमेशा संतत होते हैं। इसी तरह से त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स और कॉस एक्स, हमेशा संतत होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप समझ के चलना, मैं हमेशा संतत की बात करूंगा इसका मतलब वो फलन x बिलोंग्स टू r यानी हर रियल नंबर के लिए संतत होगा, हर रियल नंबर के लिए संतत होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना कि x बिलोंग्स टू r की बात चल रही है भाई, हमेशा जो फलन है वो x बिलोंग्स टू r में क्या होगा, संतत होगा। फिर इसी तरह से चर घातांकी फलन e की पावर x, जहां एक जीरो से बड़ा होगा ये भी हमेशा संतत होगा। ग्राफ आप तुरंत सोच लेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। इसी तरह से लॉग फलन भी हमेशा क्या होगा, संतत होगा। लॉग फलन संतत कहाँ होगा, अपने डोमेन में। डोमेन क्या होता है लॉग का, x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए संतत होगा। मापांक फलन हमेशा संतत होते हैं, मापांक फलन भी हमेशा संतत होंगे। तो ये कुछ वो फंक्शन है जो हमेशा संतत होते हैं, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार आप देख लोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो असंतत होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अब चलते हैं आगे, असंतत फलनों के बारे में बात करते हैं। असंतत फलनों में यदि कोई फलन अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर संतत नहीं हो तो वह असंतत फलन होता है। माने कम से कम उसके डोमेन में अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे वो फलन संतत नहीं है तो हम उसको असंतत बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये GIF का मतलब क्या, ये जो बॉक्स में लिखा है इसका मतलब होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है, हर पूर्णांक पे, हर इंटीजर वैल्यू पे इसका ग्राफ टूट जाता है। अगर आपने इसका ग्राफ देखा हो आपको पता होगा इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 ले लें, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। 1 से 2 के बीच का ये ग्राफ बनेगा, 2 से 3 के बीच का ये ग्राफ बनेगा, फिर इसी तरह से इधर ग्राफ बनता है,
ठीक है। इसी तरह से ऐसा इधर ग्राफ बनता है, ये जगह -1, ये जगह -2। तो आप देख रहे हैं हर इंटीजर पे इसका ग्राफ टूट रहा है, और हर इंटीजर पे टूट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा पूर्णांक मान पे असंतत होता है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास दूसरा सेकंड है 1/x। अब 1/x x बराबर 0 पे असंतत होगा। क्यों? क्योंकि आप x की जगह 0 डाल दो, 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसीलिए x बराबर 0 पर कैसा है, ये असंतत रहेगा। इसके बाद आते हैं अगला तीसरा tan x और sec x। ये हमेशा विषम π/2 ऑड π/2 पे इनका ग्राफ टूट जाता है, ऑड π/2 पे इनका ग्राफ टूट जाता है। इसका मतलब ये विषम π/2 पे संतत नहीं, असंतत होते हैं। अब यहाँ विषम π/2 का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि x = ± π/2 ±3 π/2 ±5 π/2 ... ये ऐसे मान जो होंगे ना, इन सब पर असंतत होगा। और इसको एक साथ लिखने का, विषम को लिखने का एक तरीका और होता है 2n+1, और यहाँ पर π/2 लिख दिया जाए, तो इन सारे मानों पे फलन कैसा होगा, असंतत होगा। तो याद रखना tan x और sec x विषम π/2 पे इनका ग्राफ टूट जाता है, माने असंतत होते हैं। इसी तरीके से आते हैं cot x और cosec x। तो cot x और cosec x n पाई पर, n पाई का मतलब हर पाई पर टूट जाता है। इसका मतलब हुआ x = पाई 2 पाई, चाहे प्लस में हो माइनस में हो ना, दोनों, तो प्लस माइनस एक साथ ही लिख देता हूँ, ± पाई ±2 पाई ±3 पाई। इसी तरह से कोई भी वैल्यू ले लो आप, बहुत सारे पाई पे, हर पाई पे इनका ग्राफ टूट जाता है, इसीलिए cot x और cosec x n पाई पर असंतत होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप इनको याद करेंगे ना, तो जब आपको प्रॉब्लम लगे तो आप ये सोचो कि ये ग्राफ इनका कहाँ टूट जाता है, अगर आपको ग्राफ याद है तो, या ऐसे सोचो कि किस वैल्यू पर ये अनंत मान देता है, इनफाइनाइट वैल्यू देता है, मैंने अनडिफाइंड देता है, अपरिभाषित मान देता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से sin 1/x cos 1/x, ये x बराबर 0 पर असंतत होते हैं। इसी तरीके से e⁻1/x x बराबर 0 पर असंतत होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिनमें 1/x आ रहा है, वो सारे x बराबर 0 पे असंतत, तो वो सारे मान जिनमें 1/x आ रहा होगा वो x बराबर 0 पर क्या हो जाएंगे, असंतत हो जाएंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई, संतत असंतत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे आते हैं संतत फलनों के गुणधर्म। संतत फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं वो जरा डिस्कस करते हैं। यदि f(x) और g(x) दो संतत फलन है, तो दो संतत फलनों का योग, अंतर, गुणनफल और भाग, जहां पे g(x) 0 नहीं होना चाहिए, ये चारों के चारों संतत होते हैं। अगर दो फलन संतत है तो उनका योगफल, गुणनफल, अंतर और डिवीजन माने भागफल, ये तीनों के तीनों असंतत होंगे। चारों के चारों संतत होंगे, माफ कीजिए। अगर f(x) और g(x) दो संतत फलन है तो संतत फलनों का योगफल, गुणनफल, अंतर और भागफल चारों के चारों संतत होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर किसी संतत फलन को किसी कांस्टेंट से गुणा करें, k से गुणा करें, संतत फलन है ये, और किसी k से गुणा करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरा भी क्या रहेगा, संतत ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। एक चीज, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि संतत फलन में संतत फलन को डालें, मतलब संयुक्त फलन की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक संतत फलन में दूसरा संतत फलन डाला जाए तब भी आंसर क्या रहेगा, संतत रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई। मेरे दोस्त बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर जैसे आपसे बोला गया मॉड sin x, ये बताओ संतत है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर sin x संतत फलन, sin x कैसा फलन हो गया, संतत। मॉड कैसा फलन हो गया, संतत। और अब आप बताइए मैं आपने क्या किया होगा, ये मॉड sin x बना कैसे होगा। आप कहेंगे सर हमारे पास मॉड x होगा और एक होगा sin x, हमने क्या किया होगा, इस sin x को x के स्थान पे लिख दिया होगा, तो हमारे पास मॉड sin x आया होगा। तो इसका मतलब इस संतत फलन में, एक संतत फलन में दूसरे संतत फलन को डाल दिया है। तो यही बात हुई कि नहीं हुई, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी को डालना, कंटिन्यूअस फंक्शन में एक कंटिन्यूअस फंक्शन में दूसरे कंटिन्यूअस फंक्शन को डालेंगे तब भी आंसर क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखनी थी, 5-6 प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, और आगे आते हैं। अब इसी चैप्टर में अवकलज भी है। अवकलनीयता के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं, और अवकलनीयता के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले भी नहीं है, तो इसलिए हमको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमने कंटिन्यूटी को सीखा। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और अवकलज की तरफ। अवकलज में पहले सबसे पहले कुछ मानक सूत्र के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक चीज दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फलन, मान लीजिए y बराबर एफ दिया हुआ है। अगर कोई फलन y बराबर एफ दिया है तो इसका जो एक बार डेरिवेटिव होता है वो लोग, एक बार जो डेरिवेटिव होता है उसको लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको y डैश भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको y1 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इस एफ को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको कैपिटल dy भी बोलेंगे, कैपिटल dy। तो याद रखना इन सब का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसको लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या कुछ लोग इसको y डबल डैश, या फिर इसको y2, या f डबल डैश एक्स, या फिर इसको बोलेंगे डी डबल डैश y, या d2y भी बोल सकते हैं उसको लोग। मतलब ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको d2y। तो इन सब बातों का मतलब होता है डेरिवेटिव। इसी प्रकार से आगे भी ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यह हमारे सिलेबस में सेकंड डेरिवेटिव तक है, इससे आगे नहीं है। तो हम इनको थोड़ा सा ध्यान से, ये नोटेशन जो है ना, ये सिंबल है, इनको याद रखेंगे। इनको याद क्या, ध्यान रखना, और याद भी होगा आपको। अब आते हैं अवकलज के कुछ मानक सूत्रों की तरफ। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। इस पूरे लाइन का मतलब होता है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। x की पावर n का n कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसका अवकलन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर n। अगर 1 अपॉन x की पावर n का पूछा जाए डिफरेंशिएशन, तो वो होता है माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1, माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1। ये हमारे पास 1 अपॉन x की पावर n का होता है। तीसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e की पावर x का अवकलन। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। चौथा है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो दोस्तों e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x इंटू लॉग ए, पावर x इंटू लॉग ए होता है। इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग अगले फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए, अब अगला हमारे पास 5th नंबर, e की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया। अब आते हैं अगले नंबर पे, डिफरेंशिएशन माने dx, यानी हमारे को अवकलन करना। आप मान लीजिए साइन x का, साइन x का अवकलन होता है cos x। इसी तरीके से छठा है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। 7वें नंबर पे है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। 8वां है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन अगला है 9 नंबर फॉर्मूला। 9 नंबर में कॉट के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, माने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, सॉरी सेक एक्स का लिख लेते हैं पहले, सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर इसी तरह से 10वें नंबर पे आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 11वें नंबर पे आते हैं, अब सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, यहाँ तक की बात हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनवर्स फंक्शन में चलते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है कि सर 12 फॉर्मूले तक तो प्रॉब्लम नहीं आई।
तो ये फॉर्मूला एक बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा पूरा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन, वन अपॉन एक्स की पावर n का होगा माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x इंटू लॉग है, साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x और कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना जो CO से स्टार्ट होता है, जो मेरे दोस्त CO से स्टार्ट होगा ना, जो CO से स्टार्ट होगा, देखिए आप CO से स्टार्ट होने वाला देख रहे हैं आप, ये CO से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से ये CO से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरीके से आप देखोगे तो ये CO से स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो CO से स्टार्ट हो रहा है ना, उन सब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, वो उन सब का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हो गया। 9 नंबर पे हमारे पास था sec x का sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले यहाँ तक हो गए। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो आपको यहाँ तक नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, याद भी होगा, जस्ट एक रिवीजन हो रहा है और पूरी PDF स्लाइड की मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा एक दिन बाद, लेक्चर के एक दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर ये। अब बढ़ते आगे और हम जानते हैं फॉर्मूला नंबर 13 के बारे में। 12 के बाद 13, 13वें फॉर्मूले की तरफ। 13वां फॉर्मूला क्या था हमारा, लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का। तो अब आते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो मेरे दोस्त टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से 14 नंबर पे आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 15वें नंबर पे आते हैं डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद 16वें नंबर पे आते हैं, तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास थे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे 17 नंबर पे है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। चलिए अब हम लॉग एक्स के बाद आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 17वें नंबर के फॉर्मूले पे। 17 नंबर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये है 18 पे, सॉरी माफ कीजिए, तो हटा देते हैं, 18 नंबर लिख देते हैं। 18 नंबर है किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अचर, किसी भी कांस्टेंट का यानी अचर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। इस तरीके से 19 नंबर पे डिफरेंशिएशन ऑफ के कांस्टेंट है और अंदर कोई फंक्शन है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इसका मतलब के बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। फिर 20वें नंबर पे डिफरेंशिएशन में अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, बीच में प्लस माइनस जी एक्स है और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस है, तो ऊपर वाले प्लस का इसका डेरिवेटिव करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, और बाद वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव। इसी तरीके से 20वें नंबर पे चलते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए यू इंटू वी लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर है ना, तो पहले आप किसी एक का डेरिवेटिव कर दो, किसी एक का, और एक को डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा वाला एज इट इज आएगा। तो मान लीजिए मैंने पहले u का डेरिवेटिव किया,
तो डी यू बाई डी एक्स लिखूंगा और इनटू में वी एज इट इज प्लस आपकी बार u को एज इट इज रखूंगा मैं और अगली बार डेरिवेटिव किसका होगा v का dv बाय dx। क्या ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने, फिर से समझिए। पहले u को u का डेरिवेटिव किया v एज इट इज प्लस अब की बार u एज इट इज v का डेरिवेटिव, माने एक एक करके डेरिवेटिव करना है। पहले u का फिर v का, ऐसे डेरिवेटिव करने हैं, एक एक करके डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आते हैं 22वें में। 22वां सर अगर दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा हो माने u बाय v हो रहा हो तब आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे? बेहद आसान है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा याद रखना है आपको। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, u बाय v का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर माने v का स्क्वायर। नीचे वाला एज इट इज ऊपर, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करना है। नीचे वाला एज इट इज ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माने u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव du बाय dx। फिर लगाना है माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज माने u एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव माने dv बाई dx। क्या ये बात समझ में आई? फिर से समझो कि सर दो फंक्शन का अगर डिवाइड होता है तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर लिखते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब की बार ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। सर एक एग्जांपल से बताओ, ऐसे समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ आ गया आपके पास कि आपको डिफरेंशिएशन करना है e की पावर x अपॉन साइन x का। मान लीजिए तो दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर नीचे वाले का स्क्वायर, आपने बताया नीचे वाले का स्क्वायर माने साइन स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर माने साइन x, इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर में क्या लिखा हुआ e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। फिर लगाएंगे माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज आएगा, ऊपर वाला एज इट इज माने e की पावर x, नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू में cos। यही इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, एकदम सिंपल है। आप चाहे तो आप e की पावर x को कॉमन ले लीजिए या छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो 22-23 फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, ये आपको याद रखने बेहद काम के हैं, बहुत काम के फॉर्मूले ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हम कुछ जान लेते हैं चैन रूल के बारे में। इसी में मैं इस साइड बताता हूँ आपको चैन रूल, इसी में हम लोग थोड़ा सा चैन रूल को भी जान लेते हैं क्योंकि चैन रूल की भी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चैन रूल 23 नंबर पे, चैन रूल मेरे दोस्त, चैन रूल में क्या करना है आपको? बहुत सिंपल सा काम करना है, एकदम आसान सा। आप पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, मैं जो लिख रहा हूं उसको याद रखेंगे। पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे? पावर का। अगर घात दी हुई है तो पहले उसका डेरिवेटिव होगा, फिर पावर के बाद फंक्शन का, फंक्शन के बाद इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इनसाइड फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? अंदर वाले फलन का डेरिवेटिव करेंगे। ये बस ये है चैन रूल और कुछ भी नहीं है चैन रूल में। ठीक है, चलिए अब सर एक एग्जांपल से बताओ, ये बात समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आपको डेरिवेटिव करना है अंडर रूट साइन 2x का। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, और डैश लगा दिया मतलब आपको डेरिवेटिव करना। तो पहले किसका होगा? पावर का। आप पावर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में क्या है? रूट साइन x लिखा है। एक ये भी आप याद रख लेना का डेरिवेटिव का, एक और ये याद रख लेना कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1/2 रूट एक्स। इसे जरा याद कर लेना। देखिए आप डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले याद करेंगे ना, इंटीग्रेशन आपका उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के सीखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के याद रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल होंगे। तो पहले जब इसका करेंगे आप तो ये रूट का डेरिवेटिव होगा, तो रूट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरा एक्स मानेंगे, ये पूरा एक्स, तो रूट एक्स दिख रहा है मुझे, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कौन पूरा? आप कहेंगे जी साइन 2x। और फिर से डेरिवेटिव किसका होगा? साइन का। पहले किसका हुआ? पावर का, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का। तो पहले रूट का होगा, फिर साइन का होगा, फिर 2x का होगा। तो रूट का तो हो गया,
अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन का हो जाएगा cos 2x, साइन एक्स का क्या होता है cos x, cos 2x, फिर 2x का आप कहेंगे जी 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फाइनली ये 2 से 2 कट गया, आपका आंसर हो जाएगा cos 2x अपॉन अंडर रूट में sin 2x। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब एकदम सिंपल है, चेन रूल बहुत आसान है। पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का। मैंने पहले रूट का, फिर साइन का, फिर 2x का। एकदम सिंपल सी बातें करते गए और यहाँ तक आपको आता भी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए, फॉर्मूले तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। पूरा जो बेसिक पार्ट था, थ्योरी वाला पार्ट था, वो पूरा मैंने इस चैप्टर का समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इसी साल 2024 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का है और इसमें क्वेश्चन वाले ने बेहद आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, cos sin x का अवकलन बताइए। चेन रूल लगाएंगे, पहले किसका होगा, अब देखिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, डिफरेंशिएशन करना है दोस्त cos sin x का। तो चेन रूल लगा के बेहद आसानी से हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं कि आप कहेंगे सर पहले cos का होगा, फिर sin का होगा, फिर x का होगा। एकदम सिंपल है। अब जब मैं cos का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मैं sin x को क्या मान लूंगा x, sin x मुझे x दिखेगा, sin x अगर x दिखेगा तो मुझे दिख रहा है पूरा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर sin x माइनस sin x। तो ये हो गया माइनस साइन और x की जगह कौन आ गया इनटू। अब आप कहेंगे कि सर cos का हो गया, आप sin का करिए। तो sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे sin x का जी होता है cos x और x का x के रेस्पेक्ट में 1। बस पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर हो गया माइनस का आप चाहे तो इस cos को पहले लिख दीजिए, माइनस का cos x इंटू में साइन ऑफ sin x। बस यही हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी हमारा सही आंसर है। तो बेहद आसान क्वेश्चन था जो 2024 के सैंपल के पेपर में पूछा गया था। मतलब एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में फलन का आने वाला है, मतलब अवकलन का आएगा, किसी फलन के अवकलन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 3x + 2y बराबर sin x, तो कह रहा है dy/dx बताओ। बेहद आसान है, आपके पास दिया हुआ है 3x + 2y = sin x और आप देख पा रहे हैं ये 2022 का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड 2022 में आ चुका है सवाल। तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो 3 तो एज इट इज बाहर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 + 2 और y का डेरिवेटिव dy/dx। इसी तरीके से sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। आपको dy/dx लाना है, तो ये जो 3 × 1 3 है ना, उसको उधर भेज दो और 2 का डिवाइड कर दो। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 dy/dx = cos x - 3। अब इस 2 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा dy/dx = cos x - 3/2। यही हमारे इस क्वेश्चन आंसर हो गया, cos x - 3/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, इसमें कहा गया है x³ × log x का x के सापेक्ष द्वितीय क्रम का अवकलज पूछा। द्वितीय क्रम का अवकलज का मतलब हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इसका। कितनी बार करना है, 2 बार। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो पहले इसको क्या मान लेते हैं y। तो मान लिया मैंने ये y है, y बराबर x³ × log x। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y का डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx। एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों फंक्शन के गुणा वाला। तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा x³ का 3x², log x एज इट इज रहेगा, फिर लगाएंगे प्लस, अब की बार x³ एज इट इज रखेंगे और log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x। तो ये हो गया डेरिवेटिव, पहली बार तो खत्म हो गया। इस x से x² कट जाएगा, x³ कटेगा, x² आएगा। दोनों में से आपको दिख रहा है x² कॉमन आता हुआ, आप कॉमन ले लो। ये हो जाएगा dy/dx = में x² कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 3 log x + 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब एक बार इसका फिर डेरिवेटिव करो, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करना है। अगली बार जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले x² का डेरिवेटिव कर दिया मैंने 2x और 3 log x एज इट इज +1 प्लस, अब की बार ये x² एज इट इज रहेगा और अंदर वाले इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 3 एज इट इज और log x का 1/x, और 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से एक x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इंटू में 3 log x +1 प्लस ये एक x कट गया है, 3 का x से गुणा हो जाएगा 3। अब आप देख पा रहे हैं दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, आप कहेंगे जी x कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2, इस 2 का इसके साथ और इसके साथ दोनों से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 log x, 3 दूनी 6 log x प्लस 2 एकम 2, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर 3 बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा x इंटू 6 log x +5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये किस ऑप्शन में मिल रहा है वो देख लेते हैं, x 6 log x +5, तो आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड 2022 का आया हुआ क्वेश्चन, तो देख रहे हैं बोर्ड वाला कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑब्जेक्टिव, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल आएगा, क्वेश्चन बनेगा, और आप लगातार बने रहें हमारे साथ, पूरी वीडियो को जरूर देखें और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। शुरू के 4 एग्जाम कैसे होंगे नहीं पता, लेकिन अंतिम एग्जाम बढ़िया होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है y बराबर x इंटू लॉग एक्स, और आपसे मांगा जा रहा है d2y/dx², माने 2 बार डेरिवेटिव करना है। और ये सवाल राजस्थान बोर्ड 2023 का है, 2023 का है, समझ रहे आप, पिछले साल का ही है। तो अब आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं dy/dx, और dy/dx प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है। मैं पहले x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ 1 log x एज इट इज, प्लस अब की बार मैं x को एज इट इज लिख रहा हूँ और log x का डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा 1/x, ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू log x और +1। अब इसका फिर डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा d2y/dx² और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यही हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बेहद सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, थोड़ी बहुत भी अगर आपको अवकलन और सातत्य आता है, आराम से पूरा पेपर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम से हट के अच्छे क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ax, तो मेरे दोस्त कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लॉग का तभी किया जा सकता है जब बेस में e हो, माने नेचुरल बेस होने पर ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते डेरिवेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे सर, बेस को नेचुरल बनाएंगे। अब मान लीजिए किसी के मन में ख्याल आया कि सर बेस दिया हुआ ना हो, तो बेस नहीं दिया है तो मतलब निश्चित रूप से बेस उसका ई रहा होगा, नेचुरल बेस रहा होगा। लेकिन अगर कुछ बेस दे दिया तो आपको बेस बदल के सॉल्व करना पड़ेगा। और बेस कैसे बदलेंगे, आधार कैसे बदलेंगे, बेहद आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको। आप क्या करिए, 2 लॉग लिख दीजिए, 1 लॉग ऊपर 1 लॉग नीचे, 1 लॉग ऊपर 1 लॉग नीचे, लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब आप क्या करिए, ऊपर वाले को ऊपर चिपका दो, नीचे वाले को नीचे चिपका दो, बस। अब आप बेस दोनों के ही लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। इतना सा काम करना आपको बेस चेंज। क्या किया मैंने, जब भी बेस चेंज करना हो, ऊपर लॉग लिख दो, एक लॉग नीचे लिख दो, ऊपर वाला ऊपर वाले लॉग के साथ, नीचे वाला नीचे वाले लॉग के साथ, बेस बदल गया। अब आ जाओ आप डेरिवेटिव में कि सर अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। d/dx ऑफ log x बेस e ऑन log a बेस e का आपको डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है वो log से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ, 1/log a बेस e बाहर ले लिया,
और log x का डेरिवेटिव करना है। अब किसका? d/dx ऑफ log x, क्योंकि अब तो log x ही बच गया, कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x। तो पहले लिख दो इनटू में log a बेस c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये हमारे को ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बेहद सिंपल है, जब भी लॉग में आए क्वेश्चन ध्यान रखना बेस चेंज करना पड़ेगा, अगर बेस ई के अलावा कुछ भी है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो। अब इसका सॉल्व करना है, तो ये इसकी शकल है ना, किससे मिल रही है, किस फॉर्मूले से? आप कहेंगे सर ए की पावर एक्स वाले से मिल रही है, तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? ए की पावर एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो 5 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर एक्स हो जाएगा 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बेहद सिंपल है, और इसी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए आपकी इजाजत हो तो बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, चैन रूल लगेगा सिंपल। आपको डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स का। बेहद सिंपल सा काम करना आपको। आप कहोगे सर कैसे करेंगे सॉल्व? मेरे दोस्त पहले इस रूट का डेरिवेटिव, फिर साइन का डेरिवेटिव, फिर रूट का साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये आपका तरीका होगा। पहले रूट का, मैंने पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का। तो पहले रूट का होगा, फिर साइन का होगा, फिर रूट एक्स का होगा। तो आप बात करते हैं पहले कि सर आप बताइए मुझे रूट का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जब मैं रूट का डेरिवेटिव कर रहा हूँगा तो ये अंदर वाला जो पूरा फंक्शन दिया हुआ है इसको मान लूंगा मैं एक्स, पूरे वाले को क्या मान लूंगा एक्स। अगर मैंने इस पूरे को एक्स मान लिया तो मुझे रूट एक्स दिख रहा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की बात करते हैं, तो 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स, क्योंकि पूरा एक्स ये है, इसको हमने एक्स मान लिया पूरे को। ये जो अंदर वाला है ना, इसको पूरे को क्या मान लिया एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। बाहर वाले रूट का हो गया। अब करेंगे साइन का डेरिवेटिव, और वो लिखते हैं इनटू में ऊपर की तरफ। तो जब इस साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हो गया कॉस रूट एक्स, फिर इनटू अब इस रूट एक्स का होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। ये हुआ हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन। माने डेरिवेटिव कुल मिला के बाहर से अंदर की तरफ जाता है, और आखिरी आदमी तक, आखिरी एक्स तक डेरिवेटिव करता है, और सब का डेरिवेटिव अब हो चुका है। अब बस इसको सजा दो और सजा के लिख दो, तो लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन में ये 2 × 2 हो जाएगा 4। इस रूट एक्स को पहले लिख दो, ये हो गया रूट एक्स इंटू में रूट साइन रूट एक्स। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है भयानक सा दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद इसका डेरिवेटिव करना है। लेकिन जब आप इसके ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन बेहद सिंपल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो अगर प्रसार याद हो, तो प्रसार याद होगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ना, ये कुछ होता है, और ये सब जो प्रसार होता है ना, वो मेरे दोस्त e की पावर x का प्रसार होता है। e की पावर x का प्रसार मैंने क्वेश्चन वाले ने इस पूरे की जगह e की पावर x की जगह ये पूरा लिख दिया, मैंने इसको ओपन करके लिखा है। टेलर सीरीज से जब इसका प्रसार करते हैं तो यही आता है। तो इसका मतलब मुझे इस पूरे की जगह e की पावर x लिख देना चाहिए, माने मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। और इसका डेरिवेटिव तो बेहद सिंपल है सर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। खत्म हो गया, यहाँ से हो जाएगा e⁻⁴x। मैंने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव बताओ। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 माइनस, इसमें मैं इंटू 1 × x लिख सकता हूँ। क्या मैं इस x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जरा एक ITF का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ सर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले की शक्ल मिलाओ तो आप कहोगे x की जगह सर 1 लिखा हुआ है और y की जगह x लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ऐसा लिख सकता हूँ। और मुझे क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना था तो मैंने इसको मान लिया y। अब मेरे से यहाँ से पूरी जो वैल्यू मिल गई मुझे वो हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो आप कहोगे सर tan कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ऐसा हमने पढ़ा था ITF में। तो आप बोलोगे सर tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ π/4 माइनस आ गया tan इनवर्स x। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy/dx और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा आंसर हो गया -1/+ x, फाइनल आंसर। और मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कभी भी डेरिवेटिव डिग्री का नहीं होता है, तो डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो ये x डिग्री जो लिखा है इसको रेडियन में बदलना है। कैसे बदलेंगे सर, आपको मालूम होगा 1 डिग्री जो होता है ना वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। इतने रेडियन के बराबर होता है। तो मुझे बताओ x डिग्री कितने के बराबर होगा, आप कहोगे सर x से मल्टीप्लाई कर दो। x डिग्री जो है ना वो πx/180 रेडियन के बराबर होगा, इतना रेडियन होगा। इसका मतलब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है y बराबर sec x डिग्री का और मैं इसको रेडियन में बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, x डिग्री की जगह लिख दूंगा मैं sec πx/1। अब इसका डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy/dx और sec का जब डेरिवेटिव करेंगे तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, x। तो sec x का डेरिवेटिव था sec x इंटू tan x। sec x की जगह πx/180 इंटू tan x, x की जगह फिर से πx/180, πx/180। ये तो हमने किसका किया डेरिवेटिव, sec का। और इस sec के अलावा भी तो हम चेन रूल लगाएंगे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर में पाई बटा जो 180 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा π/180। और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा π/180। और ऑप्शन में है ना इधर डिग्री लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि x डिग्री की वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह हम फिर से डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको अगर पूरे को हटाएं हम लिख सकते हैं sec x डिग्री इंटू लिख सकते हैं tan x डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, π/180 sec x डिग्री tan x डिग्री। तो याद रखना जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन आए तब हम डिग्री को रेडियन में बदल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको dx/dy निकालना है, dx/dy लाना है, dy/dx नहीं लाना, dx/dy लाना। बेहद सिंपल है। अब की बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, dy/dx होना चाहिए, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चलो करते हैं एक बार dy/dx निकालते हैं, आंसर मिल जाएगा तो सही है। मुझे लगता है dy/dx यहाँ होना चाहिए, करेक्शन कर लेना आप, तो इसको dy/dx लिख लें। तो हम क्या करते हैं यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो y लाने के लिए क्या करेंगे, y को एक साइड लेते हैं, x प्लस xy प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इस पूरे में से हमारे को y कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू में x का इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन x प्लस 1। और अब इसका डेरिवेटिव u बाय v से होगा, u बाय v से, डिवाइड वाले रूल से, क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल से। तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy/dx। क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल में मैंने आपको बताया था नीचे वाले का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर का मतलब x प्लस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1,
माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब x, नीचे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये बनेगा हमारा x प्लस 1 और इसको ये हो गया 1 प्लस 0 1, 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त प्लस 1 माइनस एक्स कट गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया dy/dx इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ dx/dy को करेक्शन करके dy/dx कर लेना। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं आगे और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए d2y/dx² आपसे पूछा है और जो ऑप्शन आ रहा है सब में y की फॉर्म में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, d2x/dy²। फिर से मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गोलमाल है यहाँ पे। फिर से मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग एरर है। ये d2y/dx² होना, ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेना। हम यहाँ से d2y/dx² निकाल रहे हैं, माने 2 बार डेरिवेटिव करना है। आइए, एक बार डेरिवेटिव किया पहले y का, तो हो गया dy/dx, dy/dx हो गया। अब क्या होगा यहाँ से 2 एज इट इज रहेगा, sin 2x का डेरिवेटिव, तो sin 2x में पहले sin का डेरिवेटिव cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x, फिर इस 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होगा इंटू में 2, ये मैंने यहाँ 2 लिख दिया। थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना के लिख दो, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 cos 2x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 sin 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार इसका फिर डेरिवेटिव करना है तो फिर से डेरिवेटिव कर लो। फिर जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का होगा इंटू में 2, हमने 2 यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ जाओ -6, साइन का पहले डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और फिर इस 2x का डेरिवेटिव इंटू में, ये हमने इंटू में 2 लिख दिया। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सब में एक तो माइनस होगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा और दूसरा क्या हो रहा है इसमें 4 कॉमन भी आ रहा है, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो मेरे दोस्त अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे जी अंदर बच रहा है 2 sin 2x और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12 में से 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 इंटू cos 2x। यहाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर ध्यान से आप देख पाओ आप कहोगे सर ये खुद ही y है। देखो आप इस पूरे को ही तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस पूरे को ही यहाँ पर y बोला गया है, ये पूरा y है तो यहाँ y भर दो। तो जैसे आप यहाँ y भरोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 4y, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ करेक्शन कर लेना आप, d2y/dx² होगा। सब गलत टाइप किया है आपने, तो यहाँ तक की बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लगभग खत्म कर दिए हैं। टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में आने के चांसेस थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए आप पूरा लेक्चर देखिए, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको मालूम है एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जो भी ब्लूप्रिंट बनाया गया है उसको बेस मानकर हम लोगों ने पूरा बनाया है और ब्लूप्रिंट से अलग हटके राजस्थान बोर्ड का पेपर आता नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्लास जब आप देख लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपसे इस पूरे चैप्टर में 8 नंबर से 8 नंबर आने की पूरी संभावना है, पूरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था कि सर डेरिवेटिव तभी कर सकते हैं जब बेस इसका नेचुरल बेस हो, माने ई बेस हो, और यहाँ पर बेस ई नहीं है, और यहाँ अगर बेस ई नहीं है तो बेस को ई बनाना पड़ेगा।
तो जैसे y बराबर लिखा हुआ हमारे पास log x बेस ए, तो आप कहेंगे सर पहले इसका बेस चेंज करो। बेस चेंज करेंगे तो हो जाएगा log, आपको मैंने बताया था बेस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे log लिख दो, ऊपर वाले को दे दो, नीचे वाले को दे दो, और अब आप इसका आराम से डेरिवेटिव कर लीजिए। अब आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा 1 a बेस में e, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, माने आंसर हो जाएगा इसका 1/x इंटू लॉग a बेस में e। और यही हमारे इस क्वेश्चन जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग a बेस e। क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि बेहद सिंपल है, बेहद आसानी से बना दिया। और ये राजस्थान बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये राजस्थान बोर्ड 2023 का माने पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन वाले ने आपसे dy बाई डी एक्स पूछा, बेहद सिंपल है, चेन रूल लगाना है और सॉल्व करना है। चेन रूल लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चेन रूल में मालूम है पहले कॉस का होगा फिर रूट का होगा, जब कॉस का डेरिवेटिव होगा तो माइनस का साइन x, रूट एक्स को हमने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया x, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर रूट एक्स का वापिस होगा क्योंकि वो x नहीं है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, खत्म। यही हमारा आंसर है। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स काट मत देना है ना, रूट एक्स यहाँ पे अंदर साइन के साथ है और यहाँ अलग है तो कटेगा नहीं ये दोनों, तो कुछ लोग काट भी देते हैं, इसको काट के साइन बाय 2 लिख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसमें ये राजस्थान बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड के क्वेश्चन कितने सिंपल सिंपल आ रहे हैं। डेरिवेटिव कर दो इसका, जब आप सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 प्लस 2 एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, और चेन रूल लगाएंगे तो इस y का भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव क्योंकि y x नहीं है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लाना है ना, तो आप dy बाई डी एक्स एक साइड ले लो और बिना dy बाई डी एक्स को दूसरी साइड ले लो। हम क्या करते हैं बेहद आसानी से काम को इधर ला देते हैं, हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो +3 है वो इधर आके हो जाएगा -3। इन दोनों में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स, जैसे ही dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे अंदर बनेगा 2 प्लस साइन वाई इक्वल टू -3। अब इसका इसमें भाग दे दो, जैसे आप भाग देंगे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3/2 प्लस साइन वाई, 2 प्लस साइन, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेहद आसानी से बेहद सिंपल से तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है, बेहद आसान आंसर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, माने रिक्त स्थान की जगह आएगा -3/2 प्लस साइन वाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कहा गया कॉस रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, राजस्थान बोर्ड 2023 का। ये भी 2023 मैंने पिछले साल का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, इसको y मान लो, मान लिया हमने इसको y के बराबर, तो y बराबर हो गया ये कॉस रूट एक्स, और अब इसका डेरिवेटिव पहले कॉस का होगा फिर रूट का होगा, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहले कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। यही हमारे इस क्वेश्चन आंसर है, और ये एकदम सिंपल सा आ गया, अभी इसी सवाल को हम लोगों ने किया भी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसके डेरिवेटिव में भी पहले चेन रूल लगाएंगे, पहले ई का डेरिवेटिव होगा, जब ई का होगा तो ये एक्स क्यूब कैसा रहेगा x, फिर एक्स क्यूब का करेंगे क्योंकि वो x नहीं है, तो डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स,
और e की पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका x मान लिया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माने x क्यूब, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सर हो गया यहाँ से 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया 3 स्क्वायर ई की पावर x। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो 2 बार डेरिवेटिव बेहद आसान है। एक बार डेरिवेटिव किया तो y का dy बाय dx, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, 20 आगे और x की पावर 19, एक कम हो गया। फिर से इसका डेरिवेटिव करो, ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। अब की बार डेरिवेटिव करेंगे तो 20 आगे रहेगा, 20 कांस्टेंट है, एज इट ही रहेगा, और x की पावर 19 का डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर 19 का डेरिवेटिव में पावर 19 आगे और x की पावर कितना हो जाएगा, एक कम 18। अब यहाँ पे 20 और 19 का गुणा, तो 19 दूनी 38, 380, x की पावर 18। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एकदम सिंपल सा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले बार डेरिवेटिव कर दो, dy बाय dx। चेन रूल लगा रहा हूं मैं, इसका पहले प्रोडक्ट रूल, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1, log x एज इट इज रहेगा, प्लस अब की बार ये x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया है log x प्लस 1 और dy बाय dx, ये dy बाय dx की वैल्यू है। अब इसका फिर डेरिवेटिव कर दो, तो फिर से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो d2y बाय dx स्क्वायर और 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन x। बेहद सिंपल है, बहुत आसान है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को जानते हैं। dy बाय dx निकालना है, चेन रूल लगेगा, पहले साइन का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, साइन कॉस और फिर एक्स स्क्वायर का। तो कर दो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आप कहेंगे dy बाय dx, साइन का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा कॉस x, कॉस और ये पूरा x की जगह, ये पूरा x की जगह करली ब्रैकेट में कॉस और एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में अब इस कॉस का डेरिवेटिव होगा तो इसको x मान लेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो आप कहेंगे जी 2 है। अब इसको जरा खूबसूरत बना के लिख दो, तो खूबसूरत बना के लिखोगे तो क्या होगा, माइनस आगे फिर 2x, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में कॉस एक्स स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आराम से बन रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 माने लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चन की दुनिया में, कि लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लघुत्रात्मक क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड 2024 का आया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर लिखा हुआ ये, ठीक है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, आप k का मान निकालते हैं बहुत आराम से। देखिए क्या करेंगे, k का मान निकालने के लिए x बराबर 5 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर 5 पर फलन संतत है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अगर x बराबर 5 पे फलन संतत है, इसका मतलब ये हुआ कि RHL बराबर होगा LHL बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f5। अब यहाँ से RHL, अब हमको यहाँ पे है ना ये तीनों मान बराबर ही देंगे, पक्का है। तो मुझे अब बताओ मेरे दोस्त, क्या मुझे तीनों के मान निकालने चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों से सेम आंसर आएगा। एक वो ले लो, एक उसकी वैल्यू लो जिसमें k आ जाए। तो k आ रहा है एक तो लेस देन और इक्वल टू दोनों में, तो लेस देन का मतलब LHL और इक्वल टू का मतलब ये वाला फंक्शन। तो इन दोनों में से हम किसी एक का मान निकालेंगे, माने एक तो वो लेंगे जिसमें वेरिएबल आ जाए। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक का ही मान निकालना है। अब इन दोनों में किसका मान निकालना आसान है, आप कहेंगे सर f5 का, x की जगह 5 लिख दो। और दूसरा एक ये ग्रेटर देन वाला जिसमें k नहीं आ रहा है वो लेना है, माने एक वो फंक्शन लेंगे जिसमें कांस्टेंट आ रहा हो, एक वो फंक्शन लेंगे जिसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा हो। और राजस्थान बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है
जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, माने वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जरूर उन क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो आप एक बार तो के वाला हमारे पास इससे आ जाएगा, और दूसरा ये देगा RHL। तो हम इसके मतलब आगे क्या कर लेते हैं, एक तो ले लेते हैं RHL और एक ले लेते हैं F5, ये दोनों से वैल्यू निकालेंगे। RHL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और F5 का मतलब x की जगह लिख दो 5, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे मुझे x टेंस टू 5 के लिए, x टेंस टू 5 प्लस का मतलब वो 5 से जस्ट बड़ा, 5 से बड़ा कौन सा x है, ये रहा। इसके सामने फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो ये फंक्शन मुझे लेना पड़ेगा। तो मतलब ये बन जाएगा 3x माइनस 5 बराबर में 5k प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा, सीधे x की जगह 5 लिख दो इस लिमिट को निकालते समय, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही है। तो x की जगह 5 लिखेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 बराबर 5k प्लस 1। अब यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से 5 दिया 15 माइनस 5, 5 दिया 15 माइनस 5 हो जाएगा 5 दिया 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 10 बराबर 5k प्लस 1। तो ये 1 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा 9। तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 9/5। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहद सिंपल है ना। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दर्शाइए कि fx बराबर मॉड cos x एक संतत फलन है। ये राजस्थान बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो आपको मालूम है कि कंटिन्यूअस है cos x और मॉड भी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, एक कोई भी पॉइंट ले लो आप x बिलोंग्स टू r में, तो आप कोई भी एक पॉइंट मान लो, मान लिया मैंने कोई पॉइंट ले लिया c बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लिया। अगर इस c पर कंटिन्यूअस होगा तो हर x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें RHL निकाल लेते हैं सबसे पहले। RHL का मतलब क्या हुआ, f ऑफ c प्लस 0। f ऑफ c प्लस 0 का मतलब हुआ लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ c प्लस h। फंक्शन में x की जगह c प्लस h भर दो, जब ये वैल्यू भरोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h डाला तो cos, और x की जगह आ जाएगा c प्लस h। और अब आप आराम से h की जगह 0 डाल दो, तो h की जगह 0 डालोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, cos c आएगा, आंसर आएगा cos c। ये किसकी वैल्यू आ गई, RHL की। अब निकालते हैं LHL। मेरे दोस्त LHL का मतलब होता है f ऑफ c माइनस 0, क्योंकि हम लोग c पे चेक कर रहे हैं, ये LHL या RHL। इसको अगर h की फॉर्म में लिखना चाहें, h की अगर एंट्री कराएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ c माइनस 0 की जगह आ जाएगा h, 0 की जगह आ जाएगा h, और 0 के LHL के लिए भी यही फंक्शन लेना है, तो आप इसमें भी x की जगह क्या भर दो, c माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड cos c माइनस h। अब आप क्या करो, h की जगह 0 डाल दो, आपका आंसर हो जाएगा cos c। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, ये LHL हो गया। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब fc, तो x की जगह c भर दो, तो ये आएगा मॉड cos c। आप देखो तीनों वैल्यू सेम आ रही है, चाहे वो तीनों वैल्यू सेम आने का मतलब है चाहे वो LHL हो चाहे RHL हो, तीनों बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c, तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, अतः fx x बराबर c बिलोंग्स टू r पर संतत, इस मान पे क्या रहेगा, संतत रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना होगा, क्योंकि अगर c पर संतत है तो c हमने r में से लिया है, r में से कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सारे रियल नंबर पे संतत होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है, आपको किसी कांस्टेंट c को मानकर उस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटीज की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसमें dy बाई dx निकालना है।
देखो तो हम लोग आईटीएफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर हमारे को कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए, बीजगणितीय फलन मिले, तो हम क्या करते हैं, कुछ मान के सॉल्व करते हैं। तो कुछ मानने के लिए हम क्या करेंगे, x को मान लेते हैं tan थीटा। हमने क्या किया यहाँ पर, माना x बराबर tan थीटा, ताकि डेरिवेटिव थोड़ा आसान बन जाए। तो यहाँ से मेरे दोस्त थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें भर देते हैं। तो ये जब वैल्यू भरेंगे तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से होगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और अब यहाँ आके हम तुरंत ये सोचेंगे, काश यहाँ पर साइन होता तो मजा आ जाता, या यहाँ पे cos इनवर्स होता तो मजा आ जाता। तो एक काम करते हैं, मजा ले लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स x को हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, यानी cos 2 थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज किया, ये वाली प्रॉपर्टी। हम जानते थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर लिया, तो इसीलिए मैंने साइन इनवर्स x की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख दिया। अब आपको मालूम है ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से होगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस सिर्फ बच गया क्या, 2 थीटा। और थीटा कौन था हमारे पास, tan इनवर्स x। तो यार थीटा की वैल्यू भर दो, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ से y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब इसको सॉल्व करना है, तो अब तो आराम से इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है बेहद सिंपल तरीके से कि सर अब तो हो जाएगा dy/dx और π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज रहा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब फाइनली पूरे को सॉल्व करेंगे तो होगा -2/1 प्लस एक्स। यही हमारे इस क्वेश्चन, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, और बेहद सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेंगे तो आसान होगा, और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। आंसर आएगा बट कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है प्रदर्शित कीजिए कि जो फलन दिया है ना, तो x बराबर 0 पर संतत। अब मुझे बताइए, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दो बातें हुई भाई। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दो बातें क्या हुई, दो बातें ये हुई कि x की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 0 नहीं है। 0 नहीं है माने वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फलन लेंगे और लेस देन 0 के लिए भी यही फलन लेंगे। अब आइए बात करते हैं, x बराबर 0 पर आपको संतत्य की जांच करनी है। x बराबर 0 पर अगर संतत्य की जांच करनी है तो आप राइट हैंड लिमिट निकालो RHL। RHL निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस fx का मतलब, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, तो कुछ लोग तुरंत समझ गए सर 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बड़ा। याद रखना इस बात का मतलब कि 0 प्लस का जो मतलब होता है ना, 0 प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, और 0 माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा। 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये x ग्रेटर देन 0, इस फंक्शन को लेंगे। तो बस आप तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे 0 और फंक्शन ये लेना है आपको x स्क्वायर प्लस 3। अब आराम से आप x की जगह क्या भर दो इसमें 0, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे RHL की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब निकाल दो यहाँ से LHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट छोटा, और 0 से जस्ट छोटा के लिए भी यही फलन लेना है। देखो हम बोल चुके हैं x लेस देन 0 के लिए भी यही फलन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx की जगह आएगा x स्क्वायर प्लस 3। और अब आप आराम से x की जगह 0 भर दो, तो होगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 बराबर 3। और अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, f0 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f0 पर वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है, आप कहेंगे जी x बराबर 0 पे फलन का मान 1 है।
तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। और हमने पढ़ा था कि जब दो, ये सारी चीजें जब दो बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं हो तो फलन संतत नहीं हो। लिख देंगे हम लोग कि यहाँ LHL RHL बराबर LHL बराबर नहीं है F0, x बराबर 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। x बराबर 0 पे फलन संतत नहीं है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहद सिंपल है, बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में कि मेरे दोस्त इसका डेरिवेटिव करना है। फलन की घात फलन का जब भी अवकलन करना होता है लॉग लेना पड़ता है। और ये देखिए राजस्थान बोर्ड 2023 पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये फंक्शन दिया इसको मान लेंगे y। हमने क्या किया, मान लिया, माना y बराबर log x। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन की इतनी ही औकात है, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं इसमें, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, अब आप इसमें है ना log ले लो दोनों साइड, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन में log लेना पड़ता है। लिख देते हैं यहाँ पे दोनों तरफ। ये सब लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग होगी, स्टेप के नंबर मिलेंगे। दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू log और log x की पावर cos x। पावर log में आगे आ जाती है, ये बन जाएगा log x, पावर आगे आ गई, ये हो गया cos x इंटू में log x। ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2। अब आराम से आप इसका डेरिवेटिव करिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ log x आएगा, log y आएगा, ये हो जाएगा log y। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log का डेरिवेटिव 1/y, फिर इस y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका और इसका दोनों का होगा। पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तब तक ये एज इट इज रहेगा log x, फिर लगाएंगे प्लस, अब की बार ये cos x एज इट इज रहेगा। पहले इस log का डेरिवेटिव तो इसको पूरे का x मान लेंगे, तो log x का 1/x का मतलब कितना हो जाएगा 1/log x। फिर इस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, फिर इंटू में आ गया x। अब क्या करेंगे, इस y का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस y का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस का साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप y की वैल्यू भर दो इसमें। अब आपका आंसर आ चुका है, तो आप सीधा y की वैल्यू भर दीजिए, तो हो गया खत्म। यहाँ से मेरे दोस्त y की dy/dx होगा आपके पास, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y की वैल्यू है log cos x, तो ये हो जाएगा log की पावर cos x, log की पावर cos x ब्रैकेट में हमारे को मिला है माइनस साइन x इंटू log x, फिर प्लस में cos x अपॉन x इंटू log x। ये हमारे को मिला है, और ये मिला है तो हमारा यही हमारे फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। और इसको चलो ऐसे ही ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। एकदम सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हम लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और आपको बोला गया है सिद्ध करके लाना है
कि ये इतना होगा। और ये राजस्थान बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसानी से करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर लो। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल सा काम है। क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3 cos x माइनस 2 sin x। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से 3 एज इट इज रहेगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, प्लस 2 एज इट इज, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसका फिर डेरिवेटिव, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करना है, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप कहेंगे जी माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन। और इसको अब जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये बनेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 cos x, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2 sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे में से। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा 3 cos x माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 sin x। सिंपल। और इसको हमने y बोला था, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको हमने y बोला है, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। आइए हम इसकी जगह y लिख देते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा यहाँ से d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वाई, ये माइनस वाई इधर आके प्लस में हो जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। और यही हमारे इस क्वेश्चन का, यही हमको प्रूफ भी करना था। बेहद आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी जल्दी से ख़त्म करते जाएंगे, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ये सब कुछ दिया है, d2y बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है, मैंने एक बार इसका डेरिवेटिव करना है। कर देते हैं डेरिवेटिव, बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे पहले, तो आप कहेंगे जी एक बार तो सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए, y का डेरिवेटिव कर दो। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर क्या करेंगे, प्लस, अब की बार ये y एज इट इज रख दो, और फिर इसका डेरिवेटिव चैन रूल लगा के। तो पहले किसका होगा, पावर का, फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो पावर का करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2 है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स। बेहद आराम से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जरा और सिंप्लीफाई करते हैं कि डेरिवेटिव तो हो गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये हो गया सर, 2 काट दो, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करिए, इसी से है ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, चमत्कार होगा। देखो dy बाई डी एक्स इंटू में, यहाँ पे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ये कट जाएगा, और ये माइनस प्लस पहले हो जाएगा माइनस एक्स वाई और बराबर में 1। और यही आपको, अब या तो आप यहाँ ही छोड़ दो, या आप अगर सीधा dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो इसको उधर भेज दो। उधर भेजोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। तो आप इसका इधर डिवाइड कर दो, तो इसका जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फाइनली बन जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई
अपॉन में 1 माइनस, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो आप जरूर देख लेना उसको, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेहद आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को भी। राजस्थान बोर्ड 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे देख लीजिए बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है और बहुत आराम से सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आने का क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा इस चैप्टर से आने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, ये सब कुछ दिया हुआ है और कह रहा है इसकी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल। मेरे दोस्त, जब कभी भी इस तरह की चीजें आती है ना और रिपीट होती जाए चीजें और लगातार इनफाइनाइट तक चलती जाए, तो पहला रिपीटेशन जहां पे शुरू होना वहीं आप जो इधर लिखा वो लिख दो, यानी y लिखा है तो y लिख दो, x लिखा है तो x लिख दो। पहला रिपीटेशन जहां पे शुरू हो जाए। देखिए अब इसमें क्या होगा, आप कहेंगे जी क्वेश्चन तो हमारा ये है रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इन। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो मेरे को मालूम है कि जैसे पहला रिपीटेशन मेरे को यही मिल गया, देखो पहला रिपीटेशन यहाँ मिल गया, तो इसके बाद के सारे चीजों को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना, मुझे y लिखना है, y लिख देता हूँ। ये हो गया y बराबर अंडर रूट में हो जाएगा log x प्लस बाकी जो कुछ भी आ रहा है उन सब की जगह y, जो कुछ भी आ रहा है उन सब की जगह y। और अब आपको मालूम है अंडर रूट का क्या इलाज है, होल स्क्वायर, तो वर्क कर दो, लिख देते हैं यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग किया तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर करते रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा log x प्लस वाई। अब आराम से इसका डेरिवेटिव करो, तो वाई स्क्वायर में पावर का डेरिवेटिव पहले 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे x की पावर n का लगाया, तो पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है पावर में, और फिर y का dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे log x का 1/x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स वाले एक साइड, बिना dy बाई डी एक्स वाले को दूसरी साइड ले लेते हैं। आइए इनको हम लोग दूसरी साइड ले लेते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को इधर ला दिया तो हो गया माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1/x इधर ऑलरेडी था तो हो गया 1/x। इन दोनों में से मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। बचेगा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे जी बच रहा है हमारे को ऊपर 2y, यहाँ से बच रहा है -1 इक्वल टू 1/x। इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा, फाइनली जो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिलने वाला है 1/x इंटू में 2y माइनस 1, और यही मेरे इस क्वेश्चन का दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे। आंसर मुझे ये मिल गया भाई, है ना। तो बहुत सिंपल है, बेहद आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, राजस्थान बोर्ड 2020 का क्वेश्चन, बेहद सिंपल था। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि फलन ये बराबर सब कुछ ये है तो x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड का, ये संतत दिया हुआ है तो आपको k का मान निकालना है। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन वाले ने अगर ये बात बोल रखी है, क्वेश्चन वाले ने अगर आपसे ये बात बोली है कि फलन x बराबर 0 पर संतत है, अगर ये संतत है तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 0 पर RHL 0 + 0, LHL 0 - 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 तीनों बराबर होंगे। बिल्कुल सर, तीनों में से क्या मुझे तीनों की वैल्यू निकालनी चाहिए? बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए, एक बार वो वैल्यू लो जिसमें k आता हो, एक बार वो वैल्यू लो जिसमें k नहीं आता हो। तो k जिसमें आ रहा है वो x बराबर 0 है, मतलब आपको एक बार इसको ले लेना चाहिए, और दूसरा इन दोनों में से किसी एक को। तो आपको कोई सर RHL ले लो या LHL ले लो, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख दूंगा f(0 + 0) इज इक्वल टू f0। अब f0 पे मान, आप कहेंगे इसका मतलब है सर लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच और बराबर x बराबर 0 पे फलन का मान क्या है k, यहाँ लिख दो k। अब यहाँ से ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल टू में k। अब आप बताओ x की जगह क्या भरोगे, तो आप कहोगे सर h, x की जगह क्या भर देंगे हम लोग, आप कहोगे सर h भर देते हैं x की जगह। अगर x की जगह h भर देंगे तो मेरे दोस्त ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कॉस h, और यहाँ पे आ गया इक्वल टू में k। अब आप लिमिट जब लेंगे तो मालूम है आपको इसकी लिमिट कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1 होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह हमने क्या भर दिया 1। और cos 0 भरोगे तो cos 0 कितना होता है, आप कहेंगे सर वो भी 1 होता है, और बराबर में k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, बेहद सिंपल था, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमको k की वैल्यू मिल गई, सिंपल एकदम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 राजस्थान बोर्ड 2019 का है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि x बराबर 0 पे फलन संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर x बराबर 0 पर संतत बोला है, हम लिख देते हैं कि x बराबर 0 पे फलन कैसा है, संतत है। x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हुआ, अतः x बराबर 0 पे फलन का मान मतलब RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होंगे। मैं RHL LHL लिख देता हूँ सीधे, RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन माने f0। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से क्या मुझे तीनों का मान निकालना चाहिए, आप कहोगे नहीं सर तीनों का मान निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो एक काम करिए, किसी दो का मान निकाल दो, एक तो जिसमें k है मैंने ये लेना है, और एक जिसमें k नहीं है ये ले लो, इन दो से हमारा काम बन जाएगा। अब ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दो बातें हुई, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, माने एक तो आप ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन ले लो और एक लेस देन 0 वाला फंक्शन लो। अब मुझे बताइए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में से कोई भी एक ले सकते हैं, मतलब RHL या LHL में से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। तो मैं मेरे दोस्त यहाँ से क्या कर रहा हूँ, RHL की वैल्यू ले रहा हूँ एक, तो आप LHL भी ले सकते हैं, और एक f बराबर 0। जब मैं RHL लूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और यहाँ हो जाएगा f0, x बराबर 0 पे फलन का मान 2 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन क्या है fx 1 माइनस कॉस, अंदर दिया ब्रैकेट में kx और अपोन में x इंटू साइन एक्स बराबर 2। थोड़ी लिमिट की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अब आगे क्या होगा समझो इस सवाल को। तो लिमिट x टेंस टू 0, इस 1 माइनस के एक्स को हम जानते हैं एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, और वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, माने हाफ एंगल हो जाता है। सेम ऐसे हम साइन थीटा का जानते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हम लोग जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, हटाओ ये छोटा छोटा लिख लेते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हाफ एंगल में, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस के एक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे जी होगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, ये होगा अपोन में x तो है ही, इनटू में साइन x है, और इक्वल टू में 2 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
नहीं है कि हाँ सर यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट, हम ये लिमिट की एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि लिमिट में साइन अगर लिखा हुआ है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होती है। तो सेम बाय सेम बनाना पड़ेगा। तो साइन के एक्स बाय 2 है ना, ये अपन को नीचे बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे उसको जरा ध्यान से देखिए। तो बना रहे हैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैं स्क्वायर हटा के ऐसे लिख रहा हूँ के एक्स बाय 2, और नीचे भी मैं जानबूझ के एक्स बाय 2 लगा रहा हूँ और इस पूरे को होल स्क्वायर में लिख रहा हूँ। और आपको मालूम है कि सर आपने ये जो है ना अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसकी आप उधारी चुका दो। तो के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ उधारी चुकाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। मतलब मैंने 2 को एज इट इज लिखा, इसको इसके नीचे के एक्स बाय 2 होना चाहिए, मैंने के एक्स बाय 2 लगा दिया होल स्क्वायर में। और ये मैंने अपनी मर्जी से लगाया तो इसकी उधारी चुका दी के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर से। अब बढ़ते हैं आगे। उसमें एक्स हमारे पास एक पहले से ही है। अब हमारे को यहाँ पे किस किस चीज़ों की जरूरत है वो जरा ध्यान से देखना। तो आप कहोगे कि जी यहाँ पर है ना हमारे पास एक्स तो एक पहले से था, ये एक्स लिख दिया, इनटू में यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स को भी लिख दो। इस साइन एक्स को क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसको एक्स चाहिए। ये एक्स अपन ने अपने घर से लगाया तो इसकी उधारी चुकाने के लिए फिर इंटू 2x कर दो आप, इंटू एक्स कर दिया। और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। सबकी वैल्यू 2 के बराबर, पूरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला लगाया हमने, ये लिख दिया। उसके बाद मुझे इसके नीचे के एक्स बाय 2 चाहिए, तो होल स्क्वायर में चाहिए ना, तो होल स्क्वायर बाहर लगा के एक्स बाय 2 से मैंने डिवाइड किया, और इससे डिवाइड किया तो मैंने इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। इसका काम खत्म। फिर ये एक्स लिख दिया मैंने ये वाला। फिर साइन एक्स को नीचे एक्स चाहिए तो मैंने साइन एक्स के नीचे एक्स लगाया और बैलेंस करने के लिए इंटू एक्स कर दिया। बस यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ तक काम खत्म होने के बाद आप में सब कुछ लोग कहेंगे कि सर अब तो क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं है। ये हो गया 2 इंटू ये होता है 1, अंदर वाला 1 क्योंकि सेम बाय सेम 1 देगा, 1 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, आप कहेंगे जी इसका स्क्वायर जब आप करेंगे का स्क्वायर तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय 4, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर से कट जाएंगे, ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर से कट जाएंगे। फाइनली के बाय 4, और नीचे क्या होगा, आप कहेंगे नीचे सर आ रहा है 1, ये साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, एक्स एक्स कट गया, पूरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 2 और दिया हुआ। क्वेश्चन सब लिमिट सॉल्व हो चुकी है, ये आ गया। अब आपको निकालना है के, तो ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2 इंटू हो गया के स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से फाइनली क्या बन गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। के स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो के की वैल्यू मेरे दोस्त आ जाएगी यहाँ से +-2। यही हमारे, तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। 2019 का क्वेश्चन है ये, राजस्थान बोर्ड का। देखिए आराम से हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 3 पे फलन संतत है तो k का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, लिखेंगे कि फलन x बराबर 3 पर संतत है, अतः अगर x बराबर 3 पर संतत है तो हम ये कह सकते हैं कि f3 + 0 माने RHL, f3 - 0 माने LHL बराबर f3, तीनों बराबर होंगे। तो आप कहोगे क्या सर तीनों लेना चाहिए मान, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, तीनों की जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या करो, एक वो ले लो जिसमें के आता हो, एक वो लो जिसमें के नहीं आ रहा हो। तो के इसमें आ रहा है, उसमें 2 आंसर देगा, एक तो लेस देन और इक्वल टू वाला, माने LHL भी देगा और इक्वल टू वाला। तो ज्यादा आसान कौन है, इक्वल टू। एक तो इक्वल टू ले लो आप यहाँ से, माने f3, और एक इसको लेना पड़ेगा, तो इसमें x > 3 है, माने RHL लेना पड़ेगा f3 + 0। बस इतने हिस्से को आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ हो जाएगा 3 प्लस एच बराबर एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन है मैं इक्वल टू लगा हुआ है, एक्स की जगह 3 पुट कर दो, हो जाएगा 3k+1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, एक्स की जगह भर दो आप 3 प्लस एच, ये फंक्शन में एक्स की जगह 3 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस एच माइनस 5 इक्वल टू में 3k+1। आराम से देखो, आप कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, एच की जगह बहुत आराम से आप 0 पुट करो, एच की जगह जब 0 पुट करोगे आप, ये जगह 3 इंटू 3 प्लस 0 माइनस 5 बराबर 3k+1। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, अभी होगा 3 3 9, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू 3k+1। ये 1 इधर आके माइनस का, और सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, इसी टाइप के आने वाले हैं। मैं आपको बार बता देता हूं, मतलब ये क्वेश्चन आप जरूर सीख लेना, इसी टाइप का आएगा, हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे। ये भी राजस्थान बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन हम बोर्ड के आए हुए कर रहे हैं। कह रहा है ये फलन दिया हुआ है तो x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, मैंने आपको RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालना है। तो आइए, सिंपल है, बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं RHL। RHL के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप कहेंगे जी RHL के लिए मतलब होता है f ऑफ 0 प्लस 0। f ऑफ 0 प्लस 0 का मतलब अगर आप लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच होगा h का मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। अब फंक्शन में x की जगह h भर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू द पावर 1 बाय h अपॉन 1 प्लस e रेस टू द पावर 1 बाय h। और अब आप जैसे h की जगह 0 भरोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, और e 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा की पावर इन्फिनिटी, 1 से बड़ा की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 1 से छोटा की पावर इन्फिनिटी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 से छोटा की पावर इन्फिनिटी होगी 0। तो 1 से बड़ा की पावर इन्फिनिटी 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 अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो आपको पता है लिमिट निकालते समय इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में भेजना होता है, हमेशा हर में लाना होता है। तो इन्फिनिटी को हर में लाने के लिए क्या करेंगे, जो इन्फिनिटी बनाने वाला है उसको कॉमन ले लो, इन्फिनिटी बनाने वाले को कॉमन ले लेंगे, माना e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, अब e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0, नीचे से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन में बाहर आ गया, और ये हो गया 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, क्योंकि यहाँ h नहीं था, ये 1 e की पावर 1 अपॉन h नहीं था, प्लस 1, और ऊपर हो गया e की पावर 1 अपॉन h। अब क्या होगा, अब आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये कट गए, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा क्योंकि वो 1 से छोटा हो जाता है। जैसे आप यहाँ वैल्यू भरोगे तो ये होगा 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और ये 1 से छोटा होने की वजह से 0, 1 अपॉन 0 प्लस 1, फाइनली आंसर हो गया। तो हमारे पास RHL कितना आ गया, 1। अब निकालते हैं LHL, अब निकालते हैं LHL। अब LHL की बारी है भाई, LHL निकालो। तो LHL बेहद आसान है, इसमें क्या करोगे, LHL के लिए f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 माइनस 0 का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब फंक्शन में 0 माइनस h का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस, फंक्शन में x की जगह माइनस h भर दो, तो ये यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h, और सॉरी चलेगा ना, प्लस 1 को बाद में लिख दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप h की जगह 0 डालोगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और ऊपर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 0 होता है, 0 अपॉन 0 प्लस 1, इट मीन 0 आ गया। आप देखो आपका RHL आया था 1 और LHL कितना आ गया 0, तो RHL LHL ही अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये डेरिवेटिव ये कंटिन्यूस नहीं होगा। या वैसे भी देख लो आपका RHL आया था 1
और LH वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 दिया है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो फंक्शन वैसे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बराबर नहीं है, का मतलब ये हो गया fx x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। और ये राजस्थान बोर्ड 2018 के क्वेश्चन है। अभी तक 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। और आप देखिए बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब रिपीट होंगे क्वेश्चन, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि x बराबर π/2 पे फलन संतत है, तो k का मान बताइए। k के किस मान के लिए संतत है? अगर फलन संतत है x बराबर π/2 पर फलन संतत है, अगर संतत है तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर π/2 पे RHL का मतलब π/2 प्लस 0 और LHL का मतलब f ऑफ π/2 माइनस 0 बराबर f ऑफ π/2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप कहोगे सर दोनों की जरूरत नहीं है, एक तो ये ले लो आप और ये RHL LHL दोनों देगा, तो आप RHL ले लो या LHL ले लो। तो मैं यहाँ से RHL और LHL ये दोनों ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको लेके चल रहा हूँ f ऑफ π/2 प्लस 0 बराबर f π/2, और f ऑफ π/2 पे फलन का मान दिया हुआ k, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिमिट ले रहा हूँ मैं। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में f ऑफ क्या हो जाएगा π/2 और 0 की जगह आ जाएगा h। अब फंक्शन में x की जगह, इस फंक्शन में x की जगह क्या लिखना है आपको, π/2 प्लस h, क्योंकि ये RHL LHL दोनों यहीं से आएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया x ग्रेटर देन π/2 और x लेस देन π/2। जो π/2 के बराबर नहीं है वो या तो π/2 से बड़ा होगा या π/2 से छोटा होगा। तो ये बात हमने यहाँ तक लिख दी। अब ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो अब x की जगह π/2 प्लस h भरो भाई, ये भरोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, और इस पूरे का होल स्क्वायर है बराबर में k। अब बहुत आराम से आगे चलते हैं सॉल्व करते हुए। तो आप कहेंगे सर कॉस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? तो आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हो जाएगा, में कोई चेंजेस नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 माइनस कॉस h हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस h कॉस h होगा, तो हमने कॉस h कर दिया। यहाँ पे इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पाई माइनस, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों के 2 2 कट जाएंगे, क्या आएगा माइनस पाई, फिर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2h और इसका होल स्क्वायर बराबर में k। ये प्लस का पाई माइनस का पाई कैंसिल आउट हो गया, और अब यहाँ से बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला 1 माइनस जो कॉस h है ना, उसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ मत लिखो ऐसे ही रहने दो आप, तो 1 माइनस कॉस h अपॉन में ये माइनस 2h का स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k। और अब आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले याद होंगे, उसमें आपके पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2। याद रखना ये जो लिमिट लिख रहा हूँ मैं वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड लिमिट्स होता है 1/2। तो मैं इसकी जगह तो लिख देता हूँ सीधे 1/2, ये हो गया 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू में k। इट मीन्स k की वैल्यू हो गई मेरे दोस्त 1। यही हमारे इस क्वेश्चन का, तो बेहद सिंपल बेहद आसान क्वेश्चन था। यह हम लोगों ने कर लिया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। पूरा मैंने आपको डिफरेंशिएशन का 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इस पूरी क्लास को कंप्लीट देखिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सहानी मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर नए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप, वहाँ से आपको सारी क्लास के नोट्स और पीडीएफ
अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम आपके लिए लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आने वाले चैप्टर्स को भी आपके लिए बहुत जल्दी जितना हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, यह हमारा वादा है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।